नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, एक यात्रा जिसके पीछे छिपी है 200 साल पुरानी कहानी। 16 अगस्त 2026 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक खास मेहमान उतरता है। भारत के नए सेना प्रमुख, नाम है उनका जनरल धीरज सेठ। लेकिन यह सिर्फ एक सैन्य यात्रा नहीं है, क्योंकि जिस वक्त भारत और नेपाल अपनी पुरानी सैन्य दोस्ती को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसी वक्त नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक और युवा भारतीय सेना में भर्ती दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जनरल धीरज सेठ की यह यात्रा उस गोरखा भर्ती विवाद का रास्ता खोल सकता है जो अग्निपथ योजना के बाद अटक गया है? क्योंकि गोरखा सैनिकों की कहानी सिर्फ नौकरी की कहानी नहीं है, यह कहानी है नेपाल के पहाड़ों से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य तक, भारतीय सेना से लेकर भारत नेपाल संबंधों तक, और उस परंपरा की जो 200 साल से ज्यादा समय से दोनों देशों को एक सैन्य रिश्ते में बांधे हुए। तो आखिर गोरखा सैनिक भारत की सेना का हिस्सा कैसे बने और आज यह रिश्ता एक बार फिर सवालों के घेरे में क्यों है? आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं, गोरखा इतिहास के उस मोड़ से जहां से इस रिश्ते की असली शुरुआत होती। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना इसलिए ना भूलें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे मनोबल को बढ़ाता है। तो आपका जब साथ रहता है तो सब कुछ सही है, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज का टॉपिक है, भारत नेपाल में खत्म होगा गोरखा विवाद, काठमांडू पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख। तो यहीं से हम शुरू करते हैं, क्या खत्म होगा गोरखा विवाद, भारत नेपाल के रिश्तों में नया मोड़। तो सबसे पहले हम समझते हैं 16 अगस्त 2026 को काठमांडू में ऐसा क्या हुआ है जिसने एक बार फिर भारत नेपाल के इस पुराने सैन्य रिश्ते को चर्चा में ला दिया। 16 अगस्त को भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे। वह नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिकदेल के निमंत्रण पर आधिकारिक यात्रा पर नेपाल पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर नेपाली सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और यह दौरा जनरल धीरज सेठ के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरे के बाद उन्होंने 30 जून 2026 को भारतीय सेना प्रमुख का पद जो है वो संभाला था। यानी नेपाल उनके शुरुआती महत्वपूर्ण विदेश सैन्य दौरे में से एक है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात होनी और रक्षा सहयोग से जुड़े कई मुद्दे पर बातचीत की जानी है। लेकिन इस यात्रा का सबसे सिंबॉलिक मोमेंट 17 अगस्त को सामने आया, जब नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडौल के एक विशेष समारोह में जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि आज प्रदान करने वाले हैं। यानी कि जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो वहां ये प्रक्रिया शुरू हो रही होगी। अब सवाल यह है कि यह सम्मान इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यह कोई नई परंपरा नहीं है। भारत और नेपाल के बीच यह परंपरा 1950 से चली आ रही है और इसके तहत नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना का मानद जनरल बनाया जाता है और भारतीय सेना प्रमुख को नेपाली सेना का मानद जनरल। यानी दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये सिर्फ एक मिलिट्री सेरेमनी नहीं है, बल्कि आपसी सम्मान और दशकों पुराने सैन्य संबंधों का प्रतीक है। 2024 में नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिकदेल को भी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के मानद जनरल की उपाधि दी थी। इसलिए धीरज सेठ को मिलने वाला यह सम्मान एक बार फिर याद दिलाता है कि भारत और नेपाल की सेनाओं के रिश्ते कितने पुराने और कितने गहरे हैं। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट इसलिए आता है क्योंकि जिस समय दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के प्रमुखों को सम्मान दे रही है, उसी समय नेपाल के गोरखा सैनिकों और युवाओं का एक वर्ग भारत से बिल्कुल अलग मांग कर रहा है। मांग है भारतीय सेना में गोरखा भर्ती फिर से शुरू की जाए। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि भर्ती क्यों रुकी, असल सवाल है कि आखिर 200 साल से चली आ रही गोरखा भर्ती की परंपरा आज यहां तक कैसे पहुंची। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। बहुत पूछे उस दौर में जाना होगा जब ब्रिटिश साम्राज्य ने पहली बार गोरखा सैनिकों की सैन्य क्षमता को पहचाना था। लेकिन काठमांडू की तस्वीर को अगर हम देखें तो एक उसका दूसरा पहलू भी है, जहां एक तरफ दोनों देशों के सैन्य प्रमुखों के बीच मुलाकात हो रही है, वहीं नेपाल में गोरखा भर्ती को लेकर जो आवाज उठ रही है। अगस्त 2026 में पोखरा में पूर्व गोरखा सैनिकों और उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग ये थी कि भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती फिर से शुरू की जाए। प्रदर्शनकारियों ने यह मांग को लेकर नेपाल सरकार को मेमोरेंडम भी दिया है। अब यह एक बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इन प्रदर्शनकारियों के लिए सिर्फ एक पुरानी सैन्य परंपरा को वापस लेने का सवाल नहीं है, इसके पीछे रोजगार और आर्थिक अवसर का भी सवाल जुड़ा हुआ, क्योंकि नेपाली युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती लंबे समय से रोजगार के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखी जाती है। इसलिए प्रदर्शनकारियों की मांग कि नेपाली युवाओं को भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का अवसर फिर से दिया जाए। लेकिन अगर मांग इतनी स्पष्ट है तो सवाल यह उठता है कि आखिर भर्ती क्यों रुकी, और यही हमें इस पूरे विवाद के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक लेकर जाता है, और वह है अग्निपथ योजना।
साथियों, क्योंकि 2022 में भारत ने सेना में भर्ती को जो नया मॉडल लागू किया था, उसने गोरखा भर्ती के पुराने ढांचे के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी थी। अब हम आते हैं उस बात पर जो पॉलिसी चेंज है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, जिसने इस पूरे मामले को उलझा दिया। साथियों, 2022 में भारत ने अग्निपथ योजना लागू की। इसके तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीर की सेवा अवधि 4 साल रखी गई। 4 साल की सेवा के बाद सभी को स्थायी सेवा नहीं मिलती, बल्कि एक सीमित संख्या में अग्निवीरों को आगे रिटेन करने का प्रावधान था। यानी भारतीय सेना में जवानों की भर्ती का मॉडल ही बदल गया। लेकिन नेपाली गोरखाओं के मामले में यह बदलाव इतना महत्वपूर्ण था क्योंकि उनकी भर्ती किसी नई व्यवस्था की शुरुआत नहीं थी। इसके पीछे एक पुरानी ऐतिहासिक रिक्रूटमेंट फ्रेमवर्क मौजूद था। इसलिए नेपाल में यह सवाल उठा, क्या नेपाली गोरखाओं की भर्ती को भी इसी नई 4 साल वाली व्यवस्था के तहत रखा जाएगा? और अगर किया जाएगा तो क्या उस पुराने अरेंजमेंट के अनुरूप होगा जिसके तहत नेपाली नागरिक पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवा देते आए हैं? और यही वो पॉइंट था जहां मामला सिर्फ रिक्रूटमेंट पॉलिसी का नहीं रहा, यह सवाल बन गया पुरानी गोरखा भर्ती व्यवस्था और नई अग्निपथ व्यवस्था के बीच तालमेल कैसे बैठेगा। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले से भी प्रभावित हो चुकी थी और अग्निपथ आने के बाद अगर हम बात करें, एक तरफ पुरानी सैन्य सेवा और दूसरी तरफ अग्निपथ, इनके बारे में जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही। हमने कहा अग्निपथ आने के बाद नेपाली गोरखाओं में नई भर्ती आगे नहीं बढ़ सकी। यानी एक तरफ भारतीय सेना की भर्ती का मॉडल बदल गया और दूसरी तरफ नेपाल के साथ गोरखा रिक्रूटमेंट का पुराना ढांचा उस नई व्यवस्था के साथ आगे नहीं बढ़ पाया। नतीजा ये हुआ कि पीढ़ियों से चली आ रही गोरखा भर्ती परंपरा में नई भर्ती का सिलसिला रुक गया। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर यह पुराना फ्रेमवर्क था क्या? भारत और नेपाल के बीच गोरखा भर्ती की शुरुआत साथियों कब हुई, ये भी एक प्रश्न है। और ब्रिटिश काल में शुरू हुई ये व्यवस्था आज तक कैसी चली आ रही, ये भी एक प्रश्न है। और इसके लिए हमें 1815 में जाना होगा, यानी कि आज से लगभग 211 साल पहले। साथियों, साल था 1814। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा राज्य के बीच एंग्लो नेपाल वॉर शुरू हुआ। शुरुआत में गोरखा सैनिक ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन युद्ध के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी बहादुरी, अनुशासन और पहाड़ी युद्धक क्षमता को काफी करीब से देखा। और यही वह मोड़ था जब ब्रिटिशों ने गोरखा सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। 1815 में गोरखा सैनिकों को सेना में शामिल किया जाने लगा और इसके बाद धीरे धीरे गोरखा रेजिमेंट की एक लंबी सैन्य परंपरा विकसित हुई। लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ तो एक बड़ा सवाल सामने आया कि अब गोरखा सैनिकों का क्या होगा। गोरखा, पृथ्वी नारायण शाह और नेपाल का एकीकरण, अब गोरखा का क्या होगा? अब ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो सामने आने लगा। साथियों, 1815 हमने कहा कि यहीं से जो पूरी कहानी जो है वो 1947 तक पहुंची और 1947 में ट्राइपेट एग्रीमेंट हुआ। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि ये गोरखा है कौन? साथियों, गोरखा के बारे में अगर हम बात करें, जो हम शब्द आज सुनते हैं तो हमारे दिमाग में भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट आती है। लेकिन गोरखा नाम की जड़ें नेपाल के ऐतिहासिक क्षेत्र से जुड़ी है। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार गोरखा आधुनिक नेपाल के निर्माण में गहराई से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और इसे नेपाल के एकीकरणकर्ता पृथ्वी नारायण शाह के जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। और यहीं से गोरखा नाम और उनकी वॉरियर आइडेंटिटी की ऐतिहासिक महत्व मिलती है। लेकिन गोरखा सैनिकों और ब्रिटिश भारतीय सेना की कहानी असल में 19वीं सदी में तेज होती है। 1814 से लेकर 1816 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच युद्ध हुआ। इसे एंग्लो नेपालीज वॉर या गोरखा वॉर कहा जाता है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना ने नेपाली सैनिकों की युद्धक क्षमता को बहुत करीब से देखा। युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध समाप्त होने के बाद सुगौली की संधि हुई और सुगौली की संधि में एक परंपरा की शुरुआत हुई, जो परंपरा सैन्य परंपरा थी जिसकी नींव रखी गई, जिसका असर आज तक दिखाई दे रहा है। ब्रिटिशों ने महसूस किया कि नेपाली पहाड़ी सैनिक बेहद कठिन परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता रखते हैं। उनकी डिसिप्लिन, उनका फिजिकल एंडोरेंस और क्लोज कॉम्बैट फाइटिंग स्किल ब्रिटिश सैन्य नेतृत्व को प्रभावित कर चुका था। और इसी के बाद नेपाली सैनिकों की भर्ती ब्रिटिश भारतीय सेना में बड़े पैमाने से बढ़ी। 24 अप्रैल 1815 को पहला गोरखा बटालियन उठाया गया था, जिसे फर्स्ट किंग जॉर्ज ऑन गोरखा राइफल्स के लिनेज से जोड़ा गया। यानी आज जिस गोरखा मिलिट्री ट्रेडिशन की बात हम कर रहे हैं उसकी जड़ें आज से लगभग 211 साल पीछे। समय बीतता गया, ब्रिटिश भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंटों की संख्या बढ़ती गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 10 गोरखा रेजिमेंट जो हैं वो मौजूद थे। इन सैनिकों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद कई मिलिट्री कैंपेन में हिस्सा लिया। फिर आया साल 1947, भारत आजाद हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हुआ। अब सवाल था ब्रिटिश भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट को क्या किया जाए और यहीं से भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच में एक ऐतिहासिक व्यवस्था हुई और ये ट्राइपेट यानी कि 1947 का त्रिपक्षीय समझौता ब्रिटेन, भारत और नेपाल के बीच में हुआ, जिसमें भारत के पास 6 रेजिमेंट और ब्रिटेन को जो है वह 4 रेजिमेंट दे दिया गया।
1947 के स्ट्रिपेट के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो इसके तहत ब्रिटिश भारतीय सेना की गोरखा यूनिट को भारत और ब्रिटेन के बीच बांटा गया, जिससे हमने 6 और 4 के बात की। गोरखा सैनिकों की सर्विस कंडीशन और उनकी नेपाली आइडेंटिटी को लेकर विशेष व्यवस्था की गई। एग्रीमेंट ने एक फ्रेमवर्क बनाया कि गोरखा सैनिक नेपाली सिटीजन के रूप में भर्ती होंगे और उनका कल्चर और उनके रिलीजियस आइडेंटिटी को भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही सर्विस कंडीशन, पे और पेंशन से जुड़े मामलों में भी विशेष प्रावधान किया गया। यही 1947 का अरेंजमेंट आज के गोरखा रिक्रूटमेंट डिबेट को समझने में एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि नेपाल में आज भी यह सवाल उठाया गया है कि नई भर्ती व्यवस्था पुराने समझौते की भावना से कैसे जुड़ती है। दूसरी तरफ भारत के लिए नेपाली गोरखा भर्ती सिर्फ एक रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज नहीं है, यह दशकों पुराने मिलिट्री रिलेशनशिप का हिस्सा है। अब जरूरी और अंतर आपको क्या समझना है कि अगर भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट और नेपाल में होने वाली नई गोरखा भर्ती दोनों एक चीज नहीं है, तो आजादी के बाद भारतीय सेना ने गोरखा रेजिमेंटों की परंपरा कैसे जारी रखी। साथियों, 1962 का भारत चीन युद्ध हो या 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो, चाहे 1999 का कारगिल हो, गोरखा सैनिकों ने भारतीय सेना के सैन्य अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कठिन पहाड़ी इलाकों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अभियान चलाने को लेकर कठिन उनकी मजबूत सैन्य पहचान बनी। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है कि हर गोरखा सैनिक नेपाली नागरिक नहीं होता। भारतीय सेना में भारतीय गोरखा समुदाय के लोग भी सेवा करते हैं, इसलिए आज के विवाद को सही तरीके से समझना जरूरी है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट खत्म नहीं हो रही है, विवाद मुख्य रूप से नेपाल से होने वाली नई भर्ती को लेकर, यानी सवाल मौजूदा गोरखा सैनिकों का नहीं, बल्कि नेपाल से आने वाली अगली पीढ़ी की भर्ती का है। और यही अंतर आगे की पूरी कहानी को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम वापस लौटते हैं अगस्त 2026 में। अगस्त 2026 यानी कि जब मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, 16 अगस्त 17 अगस्त, एक तरफ नेपाल के पोखरा में पूर्व गोरखा सैनिक और युवा मांग कर रहे हैं भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती फिर से शुरू की जाए, तो दूसरी तरफ भारत के नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ काठमांडू पहुंचे हुए हैं। इसी दौरान भारत नेपाल सेनाओं के बीच चली आ रही मानद जनरल की परंपरा भी निभाई जा रही है। इसलिए स्वाभाविक सवाल उठता है कि क्या इन घटनाओं के बीच कोई संबंध है। फिलहाल इसका कोई डिफिनेटिव जवाब नहीं है साथियों। उपलब्ध रिपोर्टों में ऐसे कोई आधिकारिक ऐलान सामने नहीं आए हैं कि नेपाल ने अग्निपथ के तहत गोरखा भर्ती को दोबारा मंजूरी दी है, और इसलिए कहना जल्दबाजी होगा कि गोरखा विवाद खत्म हो गया। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि वर्षों से ठंडे पड़े हुए मुद्दे 2026 में सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुके हैं। अब सवाल सिर्फ भर्ती का नहीं, भारत नेपाल संबंधों के दौर का भी। जनरल धीरज सेठ की नेपाल यात्रा को सिर्फ एक सैन्य समारोह के रूप के देखना अधूरा होगा, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते सेना से कहीं बड़े हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, लोगों की आवाजाही है, व्यापार और रोजगार के संबंध है, धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, दोनों का साझा हिमालयी भूगोल है। ऐसे में सैन्य संबंधों में किसी तरह का तनाव केवल सेना तक सीमित नहीं है। इसलिए गोरखा भर्ती का मुद्दा छोटा दिखाई देने के बावजूद भारत नेपाल संबंधों के व्यापक ढांचे से जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि काठमांडू में होने वाली सैन्य बातचीत को ध्यान से देखा जा रहा है। गोरखा भर्ती केवल सैनिकों की संख्या के नजरिए से देखना पर्याप्त नहीं होगा साथियों। भारत और नेपाल के बीच हिमालयी सीमा और नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और दोनों देशों के सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता, आपदा राहत और नियमित सैन्य आदान प्रदान भी जो है वो होते रहते हैं। तो एक नेपाली युवा भारतीय सेना में शामिल होता है, वह भारत की सैन्य व्यवस्था का हिस्सा बनता है, फिर सेवा पूरी करने के बाद नेपाल लौटता है, यानी एक सैनिक के साथ साथ दो समाजों के बीच एक व्यक्तिगत रिश्ता भी बनता है। यही गोरखा भर्ती को भारत नेपाल सैन्य संबंधों का एक अनोखा हिस्सा बनाता है। लेकिन इस पूरे विवाद को सिर्फ भारत और के नजरिए से देखना सही नहीं होगा। नेपाल एक संप्रभु देश है, उसे अपने नागरिकों की विदेशी सेना में भर्ती के जुड़े शर्तों की व्यवस्था पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। अगर नेपाल को लगता है कि अग्निपथ 4 साल की व्यवस्था पुराने गोरखा रिक्रूटमेंट फ्रेमवर्क से अलग है, तो उसकी चिंता को समझना जरूरी है। दूसरी तरफ नेपाल में भर्ती बहाल करने की मांग करने वाले पूर्व गोरखा सैनिकों के लिए केवल भारत के समर्थन का मुद्दा नहीं है, यह रोजगार और भविष्य का सवाल भी है। यही इस विवाद को जटिल बनाता है। एक तरफ नेपाल की संप्रभुता और पॉलिसी कंसर्न, तो दूसरी तरफ हजारों परिवारों के रोजगार से जुड़ी उम्मीदें, और समाधान इन्हीं दोनों के बीच संतुलन बनाकर ही निकाला जा सकता है। तो रास्ता क्या है? सबसे व्यवहारिक रास्ता यह है कि भारत और नेपाल के बीच सीधी इस पर बातचीत हो। बातचीत केवल एक सवाल पर नहीं होना चाहिए, भर्ती शुरू होगी या नहीं होगी, बल्कि यह तय करना होगा कि अगर भर्ती शुरू होती है तो सेवा की शर्तें क्या होंगी, 4 साल की व्यवस्था को लेकर नेपाल की चिंताओं का समाधान कैसे होगा, दीर्घकालीन लाभ और सेवा निवृत्ति से जुड़े मुद्दे को कैसे देखा जाएगा, और पुराने ऐतिहासिक रिक्रूटमेंट अरेंजमेंट को नई व्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा जाएगा। फिलहाल कोई फाइनल स्टेटमेंट सेटलमेंट सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, कि सवाल फिर वही सामने खड़ा हो जाता है कि क्या 2026 की बातचीत इस पुराने विवाद को किसी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तक पहुंचा पाएगी कि नहीं।
तो साथियों, आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और कैसा लगा ये सेशन ये जरूर हमें बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चर्चा पसंद आया होगा। गोरखा भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं, यह भारत नेपाल संबंधों की कड़ी है। तो आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कर दिया और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।